परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फेरे हुए पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले आज के हमारे गेस्ट हैं पुनीत जी गौतम सर। इनका मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। ये फिलहाल वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले यूपी सरकार में, यूपी गवर्नमेंट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे अपकमिंग प्रोग्राम वाले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक सीरीज चलाएंगे, एक पूरा एक श्रृंखला चलाएंगे जिसमें जितने भी साथी हमारे सफल हुए हैं, चाहे हरियाणा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, पीजीटी हो, जो भी शानदार जो एग्जाम है, रेपुटेड एग्जाम है, उनमें सिलेक्शन लेने वाले हमें सभी जो हमारे साथी हैं उन सबको आपसे रूबरू करवाएंगे, आपसे फेस टू फेस जो है वार्तालाप उनकी करवाएंगे। और उनके जो अनुभव हैं, उनका पूरा जो शानदार एक्सपीरियंस रहे इस पूरी तैयारी के दौरान, यात्रा के दौरान, उन सबको आपसे साझा करवाएंगे। आज के इस सेशन में पुनीत जी सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद पंकज भाई। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जियो सेपियंस एकेडमी की शुरुआत के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पुनीत जी सर, मैं चाहूँगा जिस हिसाब से हमारे दर्शक जिनकी डिमांड रहती है कि आपको इतनी शानदार जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इतना अच्छा आप रिजल्ट लाए हैं, इतनी कम उम्र में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, दो दो राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, तो इन सब के पीछे के जो उसकी आपकी यात्रा है पूरा, उसमें आप जाहिर सी बात है आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत डिसाइड करता है। तो आपका पूरा एक थोड़ा सा हमें जर्नी जो है आपकी शुरू से स्कूल टाइम से और अब तक की जो जर्नी है उसको आप एक बार हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। मैं राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव में ही हुई है। उसके बाद यूजी तक की जो एजुकेशन है वो मेरे ननिहाल करौली में हुई है। और आज जो मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेरे ननिहाल में मैंने शिक्षा प्राप्त की है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। यूजी के बाद मैं पीजी के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर चला गया था। और पीजी के दौरान ही सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में मेरा नेट और जेआरएफ हो गया था ईश्वर की कृपा से। पीजी के दौरान ही पुनीत सर का पहले ही प्रयास में नेट जेआरएफ हो जाता है। सर, आप बिना कोचिंग के या फिर कोचिंग, क्या किसी के मार्गदर्शन में आपने ये काम किया या खुद की सेल्फ स्टडी, किस तरीके से ये सारा आपने जो इतना शानदार रिजल्ट जो रहा आपका? नहीं, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में नेट जेआरएफ में अच्छा रिजल्ट लाना और दो दो राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना। तो दोस्तों, अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो भी डाला था, 2-3 दिन पहले, जिसमें हमने बात करी थी कि किस प्रकार बिना तैयारी की, बिना कोचिंग के जो है आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ये बने हैं बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के द्वारा। तो सर, क्या आपकी जो है स्ट्रेटजी रही, क्या रणनीति रही कि आपने बिना कोचिंग के इतना शानदार जो है सफलता हासिल की है? मेरी जो रणनीति के मुख्य बिंदु है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और एकमात्र बिंदु यही है कि मैंने जो भी ऑथेंटिक बुक्स थी उनको बार बार रिवाइज किया है। साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जितने भी सर्विस कमीशंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस ने पूछे हैं, या सेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, नेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी जो व्याख्या है उनको मैंने अच्छे से पढ़ा है। जी सर। तो सर, मतलब ये सीधी सी बात है कि ऑथेंटिक बुक से आप अगर आप पढ़ें और खुद के नोट्स बनाते हुए आप अगर चलें, जैसे सर ने बताया भी कि पीवाईक्यू का भी बड़ा रोल रहता है, उनके भी सर ने जो है उनकी उनकी व्याख्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके भी नोट्स बनाए, क्योंकि क्वेश्चन जो पुराने पूछे जाते हैं उनके इर्द गिर्द ही फिर नए सवाल ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे भी होता है कि रिपीट भी हो जाते हैं कई बार सवाल नेट वगैरह के एग्जाम में। सर, जब आपने नेट जेआरएफ एमए के साथ में कर लिया, उसके बाद फिर आपकी क्या जर्नी थी, क्या यात्रा थी, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। 2018 में मेरी पीजी हो गई थी। उसके बाद 2019 में मेरा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हुआ था। पीएचडी में एडमिशन के लिए
पहले मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था यहाँ का, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था यहाँ पर। तो उसके बाद से अभी तक मेरी पीएचडी चल रही है, और उसके उसी दरमियान लगभग पीएचडी की जो अवधि है, उसमें मेरा यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ था, और उसके सर बाद रैंक भी आप अपनी साथ में रैंक भी बताएं, कितनी रैंक, जैसे यूपी वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें आपकी कितनी रैंक थी, और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी रैंक थी? यूपी में मेरी 21st रैंक थी, और राजस्थान में मेरी 15वीं रैंक है। बहुत शानदार सर। देखो, आपकी जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो दिखाता है, आपके परिणाम में दिखता है, झलकता है, और आपके व्यक्तित्व में भी झलकता है। सर बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी हैं। एक वो कुछ पंक्तियां हैं कि उठता होगा धुआं भार की कमी से, इंसान तो उठता है अहंकार की कमी से। तो सर की जो बातें आप सुन पाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर कितने डाउन टू अर्थ हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आपके जितने भी जो रिजल्ट होते हैं, वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे डिसाइड होते हैं, बहुत कई बार उससे डिसाइड होते हैं कि आपका किस तरीके से आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग जो है वो किस प्रकार से है। तो सर को मैं पर्सनली भी जानता भी हूँ, मेरे साथ ही ये जो है पीएचडी चल रही है इनकी, बहुत शानदार इनका व्यक्तित्व है। तो अब सर से हम एक चीज़ ये भी पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे साथियों के सवाल रहते हैं कि पीएचडी में जो एडमिशन है उसकी क्या प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उसका जो इंटरव्यू होता है उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो पुनीत सर हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को बताएं कि इसकी क्या प्रोसेस रहती है। वैसे अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की प्रोसेस अलग-अलग होती है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। लेकिन मैं यदि बात मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की करूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वालिफ़ाई हो जाते हैं, उनका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफ़ाई होते हैं, और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल लिस्ट निकलती है। उस फाइनल लिस्ट में जब मैंने दिया था, तब इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के जुड़ते थे, और एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशंस है, उनके नंबर ऐड होते थे, और फिर एक कंबाइन मेरिट निकलती थी, एडिशन लिस्ट निकलती थी। तो यहाँ पर तो सिलेक्शन का प्रोसेस यही था। अच्छा सर, तो जो इसका जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है, और जो इंटरव्यू होता है उसको किस प्रकार से, उसमें कैसा चलता है, क्या सवाल होते हैं, क्या पैटर्न होता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन उस टाइम रिसर्च मेथोडोलॉजी के थे, और 50 ज्योग्राफी के थे। और क्वेश्चंस के लेवल की बात करें ज्योग्राफी की, तो लगभग वही नेट का जो एग्ज़ाम होता है, लगभग उसी नेचर के होते हैं, ज्योग्राफी या रिसर्च मेथोडोलॉजी के। और इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू में आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में पूछा जाता है। हम जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, तो एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके लेके जाते हैं। तो इस रिसर्च प्रपोजल से संबंधित जो क्वेश्चंस है, वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल। जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह है उसको किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, हमारे साथी जो नए हैं उनको आइडिया नहीं होता कि क्या रिसर्च प्रपोजल क्या है, इस पर थोड़ा सा आप एक कुछ सेकंड में आप हमारे साथ दर्शकों को बताएं तो वो लाभान्वित होंगे इससे। रिसर्च प्रपोजल के लिए हमें सबसे पहले एक टॉपिक या एक एरिया का चयन करना पड़ता है कि हम किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं। उस फील्ड से संबंधित जो भी रिसर्च पेपर्स है, या जितने भी थीसिस है, उनको हमें रिव्यू करना पड़ता है उनका। और रिव्यू करने के बाद हम फिर हमारा जो टॉपिक होता है, उसको रिफाइन करते हैं कि अच्छा, इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट होता है रिसर्च प्रपोजल का, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, हाइपोथेसिस होती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो बनाना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा, इस पर हम कभी बाद में बड़ा सेशन लेंगे कि पीएचडी की जो एडमिशन प्रोसेस है और वो सब किस तरीके से रिसर्च पेपर रहता है, सर से हम वापस कभी बुलाएंगे तो और इस पर गहरी चर्चा करेंगे। सर, आपने जब पीएचडी में एडमिशन लिया उसके बाद में फिर सर आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम वो प्रोसेस क्या थी, वो किस तरीके, उसको बताइए कि किस, कहाँ, जैसे यूपी में आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, थोड़ा सा उसके पैटर्न को और उसके प्रोसेस को भी आप बताने का प्रयास करें। मेरी जो तैयारी थी, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़ा था, लगभग यूजी से ही जुड़ा था। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था मेरा, पीजी में और ज़्यादा हो गया। तो ज्योग्राफी से मैं कभी दूर नहीं हुआ। तो जो भी बुक्स थी, उनका रिवीजन चलता रहता था। तो सबसे पहले बात करें 2022 में, 21 या 22 में
यूपी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। उस एग्ज़ाम में अ, मेरे जो नंबर है वो तो अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर काफ़ी अच्छे नंबर थे। मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया था। इंटरव्यू में मेरे 26 मार्क्स थे वहाँ पे आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 30, बहुत बढ़िया सर। तो उसके बाद फाइनल लिस्ट निकली और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम था। उसके बाद लगभग जब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उससे 1 महीने पहले ही राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा। हालांकि ज्वाइनिंग राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी काफ़ी बाद हुई थी, 8-9 महीने लग गए थे यूपी के बाद। तो मैंने जो तैयारी की थी इंटरव्यू की वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान ही की थी। वहाँ मैं मेरा जो एक टॉपिक है उसको तैयार कर रहा था, और भी जो चीज़ें होती रिलेवेंट इंटरव्यू से उनकी तैयारी कर रहा था। ये सब जो है आपने खुद के दम पर बिना किसी कोचिंग की सहायता के आपने ये सारे एग्जाम पास किए हैं। तो सर हमारे साथियों को बताएं कि क्या जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको ही पढ़ के और उनसे ही रिवीजन पॉसिबल है, या खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, और अगर शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए तो उसका क्या तरीका रहना चाहिए? ऑथेंटिक बुक्स को मुझे लगता है हमें बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। यदि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो जितनी ज़्यादा बार हम रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा बार हमें इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमें नोट्स में लिखनी है। यदि हम पहली बार में कोई किताब पढ़ रहे हैं और पहली बार में नोट्स बनाने का सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें आइडिया लग पाएगा कि हम किस चीज़ को छोड़ें और किस चीज़ को नोट करें। हम्म। तो 3-4 बार रिवीजन करने के बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होती है उनको हाईलाइट कर सकते हैं, हम्म। और हाईलाइट करने के बाद बार बार उसका रिवीजन करें, और लास्ट में जब हमको आइडिया लग जाए कि अच्छा ये इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है उनका फिर हम नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में एक चीज़ नोट्स बनाने में एक चीज़ ये भी है कि हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनका थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखें कि किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, हमारा फोकस होना चाहिए कि नोट्स में उस टाइप का जो कंटेंट है वो हमारा ऐड हो। सर आपने एक बात कही, ऑथेंटिक बुक लिस्ट। तो ऑथेंटिक जो किताब है उसका चयन कैसे करे विद्यार्थी, एक नया जो आता है उसको कैसे, क्योंकि एक ही यूनिट की कई सारी किताबें देखने को मिल जाएंगी, एक ही विषय की, मतलब जो पार्ट होते हैं ज्योग्राफी के। तो उसमें उसको कैसे, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ऑथेंटिक बुक लिस्ट कैसे, किस तरीके से डिसाइड करें? ऑथेंटिक बुक्स में जैसे यदि मोटा मोटा बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह सर की चलती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन सर की चलती है, एच डी कौशिक सर की चलती है। बाकी यदि अब हम पीजी की बात करें तो पीजी में जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, ओशियनोग्राफी हो गई, क्लाइमेटोलॉजी हो गई, इनकी सविंदर सिंह सर की अच्छी बुक्स है। और बाकी बुक लिस्ट जैसे आपने भी शेयर कर रखी है वो मुझे ठीक लगी, और मेरे जो ध्यान में बुक्स होगी मैं आपको और शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, वो हम जो भी इनसे पूछ लेंगे और उनके हिसाब से कोई बुक लिस्ट लगेगी उसमें हम हमारी जो बुक लिस्ट हमने लगभग आज से 1 डेढ़ महीने पहले आपके साथ शेयर करी थी पूरी शानदार यूनिट वाइज, उसमें सर से और हम डिस्कस करके उसको और अपडेट कर लेंगे। सर जब आप इस प्रोसेस में आते हैं कि जब एमए कर लेते हैं उसके बाद नेट जेआरएफ भी आपका पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, तो सर एक बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि एमए के बाद में बीएड करनी चाहिए या फिर नेट जेआरएफ या पीएचडी वाला जो रास्ता है इसको अपनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा द्वंद्व रहता है, क्योंकि फिर जब एक बार पीएचडी में एडमिशन ले लिया आपने तो फिर बीएड नहीं कर सकते, 2 डिग्री एक साथ रेगुलर होना बहुत मतलब वो इलीगल हो जाता है। तो फिर ये बड़ी समस्या रहती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दोनों में से किसका चयन करना उचित रहता है? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। किसी एक विद्वान का कथन है कि जहाँ विकल्प नहीं होते हैं वहाँ संकल्प होता है। क्या बात है सर। तो यदि हमारे पास बीएड की डिग्री नहीं है तो हमारे पास एक मोटिव होता है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे मेरे पास भी बीएड की डिग्री नहीं थी, बिल्कुल। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, तो ध्यान ज़्यादा डाइवर्ट हुआ नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करें तो आज का जो समय है उसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। सही बात। तो आज के टाइम में बीएड की डिग्री यदि होती है तो हमारे ऑप्शंस काफ़ी खुल जाते हैं। हम फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारे जैसे मान लो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और उस एग्ज़ाम पता नहीं एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं होगा,
तो उसके लिए यदि हमारे पास दूसरा एग्ज़ाम है, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। बिल्कुल सर, सही बात है। हमारे पास ऑप्शन रहते हैं तो जॉब लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और जो एक अनावश्यक जो स्ट्रेस आता है कि भाई वैकें एक ही वैकेंसी के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, तो वो कब, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, कितना टाइम लग जाता है उसको आने में, फिर उसके एग्ज़ाम होने में, फिर इंटरव्यू होने, रिजल्ट होने में। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए एक एक तरीका ये भी अच्छा है कि आप, अगर आपकी एमए होते ही आप बीएड कर लें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको रिसर्च में जाना है, रिसर्च में ही आपका उद्देश्य है कि भाई आप प्रॉपर एक टॉपिक पर जाकर पर्टिकुलर, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है सर। उसके बाद में सर एक चीज़, मैं और मतलब कई हमारे जितने भी साथी हैं वो इन चीज़ों से गुजरे हुए भी हैं, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है कि एक साथ दो वैकेंसी आ जाती हैं, जिन दोनों वैकेंसीज में हम एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं। जैसे मैं बात करूं आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की, पिछली दो वैकेंसी एक साथ आई, तो उसमें सभी के सामने द्वंद्व रहा कि किसकी वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें। अब जैसे हम, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो दोनों वैकेंसी की तैयारी, पिछली से पिछली वैकेंसी में आरएस भी कर रहे हैं और कॉलेज लेक्चर का भी कर रहे हैं, तो फिर दोनों वैकेंसी में ही दिक्कतें, हम जो है प्रॉपर सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो सर, आप हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को बताइए कि किस प्रकार से चुनाव किया जाए कि कौन सी वैकेंसी, जैसे कोई भूगोल का विद्यार्थी है, उसने भूगोल से मास्टर किया है, उसका नेट भी है, जेआरएफ भी है, तो उसको फिर किसकी तैयारी करनी चाहिए, आरएस की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम? यदि सब्जेक्ट अच्छा है, तो मेरे अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आरएस का जो सिलेबस है वो बहुत डाइवर्सिफाई है। बिल्कुल। यदि सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी चांस होते हैं कि हम उस एग्ज़ाम को निकाल लें। आरएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और काफ़ी बड़ा भी है, तो उसके लिहाज से मेरे को लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा आसान है। सही बात है। अगर आपने जिस विषय को इतना जिया है, आप उस पढ़े हैं पिछले 11th से 12th में, उसके बाद बीए में, फिर एमए में, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा करने में शायद संभावना आपकी बढ़ जाती है। सर, एक चीज़ जो आप, जैसे अभी आपने नोट्स के बारे में बता दिया, किस तरीके से ऑथेंटिक बुक से आपको पढ़ना है, एक टेस्ट सीरीज़ का भी थोड़ा सा बताइए कि उसका कितना योगदान रहता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने में, कितना योगदान टेस्ट सीरीज का देती है? टेस्ट सीरीज के योगदान को तो नकारा जा ही नहीं सकता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि जो हम टेस्ट देते हैं वो केवल इस चीज़ का टेस्ट नहीं होता है कि हमने जो पढ़ा है उसका क्या रिजल्ट आएगा। वो इस चीज़ का भी टेस्ट है कि हमारा जो टाइम है वो उसका मैनेजमेंट सही है या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट भी होना चाहिए अच्छे से। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छे से पढ़ा, आप पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन पेपर छूट जाता है। बिल्कुल सर। तो टेस्ट सीरीज का अ, मुझे पर्सनली लगता है कि काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। हमें टेस्ट सीरीज में अब ये नहीं होना चाहिए कि हम टेस्ट दे के रुक गए। टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से देखना चाहिए, उसकी जो व्याख्या है वो अच्छे से देखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। और टाइम का मैनेजमेंट हमें करते रहना चाहिए कि अच्छा कहीं टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम का टाइम है उसी अकॉर्डिंग हम दे पा रहे हैं ना। टाइम मैनेजमेंट सर, ये आपने बड़ा अच्छा जो मुद्दा है, इस पर मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि एक टाइम मैनेजमेंट बड़ी समस्या है कि 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, पर एक इंसान तो है इन 24 घंटों को जो है बहुत प्रोडक्टिव यूज कर पा रहा है। एक जो है उसको हमेशा ये लगता है कि समय कम पड़ रहा है, समय कम है, तो इससे फिर जो है वो स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। तो सर, इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा आप चर्चा करवाएं कि किस प्रकार से स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, जो अनावश्यक तनाव विद्यार्थियों को झेलना पड़ता है वैकेंसीज में लेट लतीफ़ी की वजह से, जो भी है, उसको कैसे, उसका प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, इस पर थोड़ा सा सर प्रकाश डालें। एक अमेरिकन आर्टिस्ट हुए हैं डेविस नाम से, तो उनका एक स्टेटमेंट है कि टाइम इज़ नॉट द मेन थिंग, इट इज़ द ओनली थिंग। क्या बात है सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट मेरे को नहीं लगता दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब यदि हमारे जो टास्क है, हमारी जो पढ़ाई के चैप्टर्स है, वो यदि पेंडिंग है,
तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, इसका मतलब है कि हमने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि जो भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी के लिए हमें प्रॉपर रणनीति बना के काम करना चाहिए, और उस रणनीति के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिक्टली चलना चाहिए। क्योंकि यदि हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर चीज़ें ओवरलोड होगी, और ओवरलोड होगी तो फिर स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा। सही बात सर। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो मूल है वो टाइम मैनेजमेंट ही है। सर जैसे होता है अमूमन स्टूडेंट्स के साथ में कि वो उस जो शेड्यूल को बनाते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मान के अगर कोई किसी कारणवश किसी की तबीयत खराब हो गई या और भी किसी जेन्युइन कारण की वजह से वो उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाया और फिर उसके बाद में वो स्ट्रेस में आ रहा है, अगर कोई स्ट्रेस फील कर रहा हो तो उसको किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, उस पर थोड़ा सा सर बताएं। यदि कोई जेन्युइन कारण है तो उसका एक ही उपाय है कि हमारे जो भी फिर पेंडिंग टास्क बचे हुए हैं, जो भी पेंडिंग चैप्टर बचे हुए हैं, जो भी हमारी योजना हमने सोची थी वो पूरी नहीं हो पाई है, तो उसका दोबारा से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो भी हमारे साथ हुआ, चाहे वो किसी वजह से हम उस टाइम पर वो काम नहीं कर पाए, तो उसके बाद हमें आगे ये सोचना पड़ेगा कि अब वैसा नहीं हो। बिल्कुल। आगे हमें और स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर यदि दोबारा से वही चीज़ होगी तो फिर वो स्ट्रेस वापस आएगा। सही बात। तो ये है कि यदि एक बार हो भी गया तो फिर आगे से हमें अच्छे से डिसिप्लिन में रह के उस काम को करना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, अगर आप हाँ। लेट भी कर दिया है आपने तो आप बस शुरू कर दीजिए, उसका इंतजार मत कीजिए किसी भी समय का। चलिए, एक चीज़ सर और मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, आप तो पिछली वैकेंसी में लगे हुए हैं, अब जो नई वैकेंसी आई थी इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिजल्ट काफ़ी विषय के आ भी गए हैं, जैसे हिंदी विषय का अभी इंटरव्यू भी शुरू होने लग गए हैं, उसके साथ कुछ शायद अगले महीने शुरू हो रहे हैं। तो सर ज्योग्राफी की कोई तैयारी कर रहा हो जो जिसकी इस प्रोसेस में हो, उसको इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू पर सर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि आपने किस प्रकार तैयारी करी, कैसे आपने टॉपिक को तैयार किया, क्या उसकी रणनीति इंटरव्यू की तैयारी की रहनी चाहिए, उसका थोड़ा सा सर बताएं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू की जो मेन मेन बातें होती है वो तो एक साइड है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें इंटरव्यू में अपनी मौलिकता को बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। मेन मेन बातें, जैसे हमारा एक टॉपिक होता है जिसको हमें वहाँ पढ़ाना पड़ता है, उस टॉपिक की तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया की आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लो आप किसी जगह जॉब में हो, तो जहाँ पर आप पोस्टेड हो उस जगह की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अपनी रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप। हाँ, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से भी सवाल पूछ जा सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट हमें उन चीज़ों की तैयारी तो अच्छे से करके जाना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल सर, सही बात। सर जो टीचिंग टॉपिक है उसको किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जो कोई पहले से एजुकेशन में है या स्कूल टीचर है तो उनको तो थोड़ा आइडिया रहता है बोर्ड पर काम करने का, तो जो बिल्कुल भी जिनका कोई अनुभव नहीं हो वो किस प्रकार से अपना जो है टॉपिक को तैयार करें और उसकी प्रैक्टिस, उसको थोड़ा सा आप एक बार बताएं। तैयार करने का एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना बिल्कुल। ज़्यादा हम बोर्ड पर किसी भी टॉपिक को लेके तैयार करेंगे, मिरर के सामने हम देखेंगे कि हम जो पढ़ा पा रहे हैं वो हम सही से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बॉडी लैंग्वेज हमारा सही है या नहीं। जैसे जब मैं यूपी वाला इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ जो एक मेंबर थे वो मेरी पैरों की तरफ देख रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंट करने का तरीका, आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। बिल्कुल सर। तो प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप लें उस टॉपिक के आसपास की चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल आसपास से पूछ लिए जाते हैं। अब आप अपक से पढ़ाना चाह रहे हो तो आपसे अपर्दन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। सर क्या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें, जैसे हम
और दूसरे इंटरव्यू देते हैं आरएस वगैरह के, तो वहाँ थोड़ा सा करंट की चीज़ें, एनालिटिकल सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो इंटरव्यू होता है, उसके लिए भी हमें करंट के जो आस अभी वर्तमान में कुछ परिदृश्य में हम देखने को आसपास मिलती हैं, उनकी भी तैयारी करनी चाहिए, या फिर सिर्फ सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट को ही पढ़ के जाना चाहिए? नहीं, करंट के जो भी इश्यू ज्योग्राफी से रिलेवेंट है वो तो हमें देख के जाने चाहिए, ज़रूर देख के जाने चाहिए। चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ये इश्यूज तो रिलेवेंट है। तो इनके अलावा भी जो भी इश्यूज है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उनको हमें देख के जाना चाहिए। मतलब करंट को भी हमको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है सर। जैसे अब एक आपका पुराना अनुभव ये है कि आपने हर उसमें उत्तर प्रदेश में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो क्या सर कोई जैसे किसी दूसरी जॉब में होता है, फिर उसकी तैयारी इंटरव्यू दे रहा होता है, तो उस जॉब से संबंधित आपसे किस प्रकार के सवाल पूछने की संभावना रहती है? तो वो जैसे आपसे आपका क्या एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेके? हाँ, मेरे से भी ऐसा एक सवाल हुआ था जब मेरा इंटरव्यू लगभग लास्ट स्टेज पे था और मैं उठ के जा ही रहा था। तो शायद जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने पूछा कि क्या आप ऑलरेडी जॉब में हो? तो मैंने कहा हाँ सर, जॉब में हूँ। तो एक जो वहाँ पे मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आप वहाँ से यहाँ क्यों आना चाहते हो? मेन सवाल अच्छा। शायद यही होता है कि आप शिफ्ट क्यों करना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सवाल के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। सही बात। इसका आपने क्या जवाब दिया सर इसका? मैंने इसका ये जवाब दिया था कि राजस्थान होम स्टेट है और यहाँ पर जो मेरी फैमिली की सिचुएशन थी, मम्मी की तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती थी, तो मैंने बताया कि प्रॉब्लम है फैमिली में, हाँ, जो इस वजह आपकी से। जेन्युइन जो भी बात है हाँ। उसको आप बता दें, ज़्यादा बनावटी रहने से भी कोई मतलब नहीं है। सर, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपके अभी जो नौकरी की जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको थोड़ा सा हमारे साथियों दर्शकों तक आप साझा करिए कि कैसी ये नौकरी है, किस प्रकार से सैलरी वगैरह, उसको थोड़ा सा जो है एक बार बताएं। सैलरी का जहाँ तक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पे 6,000 है। बिल्कुल सर। और जॉब की नेचर में जो मेन चीज़ है वो यही है कि क्लासेज आपको असाइन की जाती है, वो क्लासेज लेनी होती है। इसके अलावा यदि मान लो कोई स्कीम्स है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, तो वो हमको कॉलेज में एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं उनसे संबंधित। तो मेन तो बस ये दो ही चीज़ें होती है। सर, पीएचडी आपकी कंप्लीट हो गई है या फिर अभी चल ही रही है? अभी चल रही है पीएचडी। तो नौकरी के साथ में पीएचडी पॉसिबल है क्या? जैसे हमने अभी बात करी थी कि बीएड और पीएचडी दोनों एक साथ संभव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप बताइए। जॉब के साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के टाइम निकालना पड़ता है पीएचडी के लिए। जितना हम, यदि जॉब नहीं होती तो फ्री ज़्यादा रहते हैं, टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अब जॉब के साथ दिक्कत ये है कि जॉब भी करनी पड़ती है और पीएचडी भी करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के और स्ट्रिक्ट रह के काम करना पड़ता है। आपका पीएचडी में एडमिशन पहले हो गया, उसके बाद में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लगी, तो इसमें फिर कोई एक कानूनी कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई आप जॉब में हो फिर साथ में पीएचडी किस प्रकार कर रहे हो? तो वो कैसे हो पाता है कि भाई पीएचडी चलते चलते आप वो फिर क्या पार्ट टाइम, और वो उसका कुछ सिस्टम क्या रहता है, वो बताने का प्रयास। हाँ, सुखाड़े यूनिवर्सिटी में तो ये है कि जैसे आपकी जॉब लग गई तो फिर पीएचडी पार्ट टाइम हो जाती है। जेआरएफ फिर नहीं मिलती, जेआरएफ का भी परित्याग करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है विभाग से, ये इससे किस क्या उसका थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि बहुत लोगों के सामने मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि क्या रहता है, तो आप डिटेल में थोड़ा सा। उसमें रहता है कि पीएचडी के कुछ मिनिमम डेज होते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है कितने हैं वो यहाँ पर अटेंड करने होते हैं। अच्छा। और उसके बाद आपको अपना जो संबंधित विभाग है जहाँ आप पोस्टेड है, उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसा आप बता रहे हो एनओसी, वो लेनी पड़ती है कि मेरी पीएचडी चल रही है। या यदि आप जॉब के बाद पीएचडी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी लेना पड़ता है कि मुझे पीएचडी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो एनओसी की ज़रूरत तो पड़ती है। उसकी जो प्रोसेस है, कैसे एनओसी लेनी पड़ती है, उन पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, या तो सर को बुला के इनके इनके मार्गदर्शन में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, नहीं तो फिर कभी हम भी बीच में क्लास लेके आएंगे। अभी आज पुनीत सर से आपने उनका पूरा जो किस प्रकार से उनकी यात्रा जर्नी रही है इस सफलता के दौरान, कैसे कैसे उन्होंने खुद के नोट्स को बनाते हुए सेल्फ स्टडी के द्वारा पहले ही प्रयास में हर जगह एकदम सफलता के जो है झंडे गाड़े हैं,
मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला है और उम्मीद करता हूँ आप भी काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे सर की बातें सुन के कि किस प्रकार आप बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी की सहायता से खुद के दम पर भी आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। सर ने बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किस प्रकार से पीवाई की जो है उसकी हेल्प लेनी है, किस प्रकार से टेस्ट सीरीज जो है आपकी पूरी तैयारी में आपका एकदम हेल्पफुल साबित होती है। इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा करने के साथ हमने इंटरव्यू की प्रोसेस को भी जाना कि इंटरव्यू किस प्रकार होता है, उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें। सर, और आप कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको लगे कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको मोटिवेट करना चाहें या मार्गदर्शन करना चाहें कि उनको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस प्रकार उनको खुद को, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या होती है सर खुद को बांधे रखना पढ़ाई से, तो वो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए, आप खुद को कैसे पढ़ाई से इतने लंबे टाइम तक खुद को उसमें लगा के रखते थे कंटिन्यूस। मुझे लगता है कि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम का जो ख़्याल है वो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। यदि वो चीज़ें दिमाग में घूमेगी तो हम अपने आप जो भी हमारी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेंगे। और पेशेंस है, हार्ड वर्क है, ये सब चीज़ें साथ-साथ में करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो हमको ऐसा नहीं है कि भई लगातार पढ़ना ही है। जैसे मान लो बीच में 1 दिन का हम ब्रेक ले सकते हैं, पर कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी तो रखनी ही पड़ेगी। तो मेरा तो यही सुझाव है कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कंटिन्यूटी को, रेगुलरिटी को बनाए रखें। 1-2 दिन यदि मान लो कहीं आप नहीं भी कर पाए, तो उसको भूल के आगे बढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी को नहीं छोड़ें। बिल्कुल सही। आप अगर लगातार बने रहते हैं, कोई भी आपका फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप हो, अगर आप लगातार अपना 100% देते हैं तो एक समय के बाद में सफलता ज़रूर मिलती है। मेहनत किसी की ज़ाया नहीं होती। सर ने बहुत शानदार तरीके से इस पर बताया कि आपको किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को जो है निरंतरता के साथ रखना है, अपने खुद के नोट्स बनाते हुए, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, जैसे भी आप कर सकें, और एक परीक्षा का जो ख्याल है उसको हमेशा दिमाग में रखें। बहुत शानदार। थैंक यू सर। आपने हमें और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको मोटिवेट किया और अपने अनुभवों से उनको जो है लाभान्वित किया। इस पूरे सेशन के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। चलिए, आज हमने पुनीत गौतम सर से पूरे उनकी जर्नी को लेके डिस्कशन किया। मिलते हैं फिर किसी और नए शख्सियत के साथ में।